स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज हैं उसकी तैयारी करते हैं और साथ ही साथ उसकी स्ट्रेटजी किस तरीके से हो, क्या किताबें इम्पॉर्टेंट हैं और किस तरीके से आप अच्छे ढंग से नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। रोज़ की तरह आज भी मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके पास हूँ। आज की इस क्लास में हम RTE राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। RTE कोई पहला प्रयास नहीं था, या 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत 21A आर्टिकल जोड़ा गया, वो कोई पहला प्रयास नहीं था, है ना। आज़ादी के बाद 1947 के बाद हमने बच्चों को पढ़ाने का, अपने देश में बच्चों को शिक्षित करने के लिए कई प्रयास किए। उसमें जो सबसे पहला प्रयास किया गया, हालांकि आज़ादी से पहले भी कई प्रयास किए गए थे, है ना। हरटोंग समिति आई, राधा कृष्णन आयोग बना, विश्वविद्यालय आयोग जिसे हम कहते हैं। उससे पहले आप चले जाइए, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को आप पढ़ेंगे, वुड डिस्पैच पढ़ेंगे जिसे एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उन सब पे अगर हम विशेष रूप से बात करेंगे तो अलग अलग क्लासेस होंगी। फिलहाल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लाई गई बच्चों के लिए, वो क्या है, उसकी भूमिका क्या है, ठीक है। देखिए 1961 में NCERT की स्थापना की जाती है। भारत में NCERT की स्थापना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो स्थापना की गई, मतलब NCERT एक राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान है जो 1 to 12 है ना। हमारा 1 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए नए नए तरीके अपनाता है, नए नए सिलेबस को लाता है, इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करें कि ये हमारा जो 1 to 12 क्लास है ये किस तरीके से है, ठीक है। तो एक हिस्सा हम 1 to 5 को मानते हैं जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है वो होता है 6 to 8, और जो तीसरा हिस्सा होता है वो है 9 to 12। इस तरीके से इसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। बात क्लियर है। अगर मैं प्राइमरी सुधार लूं, अगर हम अपनी क्लासेस 1 to 5 लेवल की अच्छी कर लें, सुधार लें, तो हमें यहाँ और यहाँ, इट मीन्स सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में मुझे ज़्यादा संशोधन या बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत हो जाती है वो घर स्वतः मजबूत दिखने लगता है। तो नींव के रूप में हमारे पास प्राइमरी उपस्थित है, नींव के रूप में 1 to 5 क्लासेस हमारे पास उपस्थित हैं, है ना। इसके लिए NCERT ने प्रयास करना चालू किया, और मैं आपको बहुत ज़्यादा तो यहाँ नहीं बता सकता, नहीं तो फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 1964-66 में एक कोठारी आयोग दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया, जिसकी जो मुख्य देन है वो त्रिभाषा सूत्र है। ये भी आपको पता होगा, जो मुख्य देन है इसकी क्या है, वो है त्रिभाषा सूत्र। अब आप आगे बढ़ेंगे तो 1968 में सबसे पहली बार NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है। 1968 में सबसे पहली बार भारत में बच्चों को पढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाई गई कि किस तरीके से उनकी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के हमको चलना है, क्या लक्ष्य है हमारा, किस तरीके से पाठ्यक्रम होगा, क्या करिकुलम को भी फॉलो किया जाएगा। तमाम बातों पर खूब डिटेल में इस पर चर्चा की गई। लेकिन आपको पता है कि प्रत्येक चीज़ इस दुनिया में संशोधन के लिए बनी हुई है। आज कोई वर्जन चल रहा है गाड़ी का, नेक्स्ट ईयर वो अपडेटेड वर्जन होगा, उससे नेक्स्ट ईयर और अपडेटेड वर्जन होगा। तो जैसे जैसे हम दुनिया में अपने अनुभव को विकसित करते हैं, वैसे वैसे हम इनोवेशन करते रहते हैं, और जो क्रिएटिवनेस है हमारी, जो सृजनात्मकता है, उसके थ्रू, उसका उपयोग करके हम नई नई चीज़ों को प्राप्त करते रहते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि प्राइमरी को सुधारने के लिए, प्राइमरी में अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए NCERT ने कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया। मान लीजिए कि ये 5-6 लोग हैं, और NCERT जो हमारी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान है, संस्था है हमारी, जो है ना,
तो उसके द्वारा सबसे पहली बार ये बताया गया कि हम अपनी प्राइमरी को किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, और एक कमेटी बनाई गई। ये मान लीजिए कि ये हमारे 6 लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी एनसीईआरटी के द्वारा दी गई कि आप प्राइमरी में किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। इन 6 लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट को हम एनसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर होता है। 2 शब्द हैं, दोनों पढ़ने से संबंधित हैं। जो सिलेबस है वो हमारी किताबों की बात करता है, मतलब जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसकी बात करता है, और जो करिकुलम है वो एजुकेशनल की भी बात करता है, नॉन एजुकेशनल, टूर जाना है, गेम खेलना है, कौन सा सेलिब्रेशन करना है, ये सारी चीज़ें मतलब हमारा शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों बातें करिकुलम में शामिल होती हैं। जबकि पाठ्यक्रम में, सिलेबस में केवल हमारी शैक्षणिक बातें, किताबों से संबंधित चैप्टर्स सम्मिलित होते हैं। तो एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, जो केवल किसके लिए काम करती है? 1 to 5 के लिए ये काम करती है, ये बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ के बाद मतलब जो 1968 में एनईपी सबसे पहली बार आती है, उसके बाद हमारा तुरंत एनसीएफ आता है। जो सबसे पहला एनसीएफ आता है वो आता है 1975 में, जिसमें प्राइमरी के लिए कई संशोधन बताए गए। एनसीएफ एनसीईआरटी के द्वारा एक मंच है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? 1 to 5 लेवल तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना और क्या हम नए तरीके अपना सकते हैं, इन सभी बातों पे चर्चा करना। ठीक है, तो ये एक एनसीएफ का परिचय हो गया। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो 1975 के बाद जो दूसरा एनसीएफ आता है वो 1988 में आता है। कौन सा? सेकंड एनसीएफ। फिर 2000 में आपका तीसरा एनसीएफ आता है। देखो मैंने कहा ना कि जैसे जैसे आप टाइमिंग आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं, समय बिताते हैं, वैसे नई नई चीज़ों का इनोवेशन आप करते चलते हैं। फिर 2005 में सबसे हिट मूवी आती है। हिट मूवी कहने का मतलब कि सबसे अच्छा एनसीएफ प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में सौंपा जाता है। ये 2005, ठीक है, ये 2006 नहीं, 2005 है। ठीक है, तो अब तक 4 एनसीएफ आ चुके हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला 1975 में आता है, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में और चौथा 2005 में। तो ये कुछ प्रयास हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए। ठीक है भैया, अब ऐसा तो है नहीं केवल एक ही एनईपी आई हुई है। ठीक है, 1968 के बाद हमने ये देखा कि 1986 में जो सबसे फेमस एनईपी होती है, जो एनईपी सेकंड जिसे हम कह सकते हैं, है ना, ये एनईपी फर्स्ट है हमारी जो 1968 में आती है। आप कैसे याद रखेंगे? 8 को 6 के पहले रख दीजिए, बात बराबर हो गई। अब आप एनईपी सेकंड को देखेंगे कि 1986 में ये आती है। इसमें कुछ कमियां रहती हैं। प्रोफेसर यशपाल और भी उनके कुछ सहयोगी थे, मुझे नाम बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है, कुछ अच्छा सा नाम है, ठीक है, उन्होंने इसको सुधारा, इसमें कुछ कमियां थी और 1992 में पुनः इसको प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? 1992 में। क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, अब 68 के बाद कहाँ चलते हैं हम? 86 में। आपको पता होगा कि अभी एक एनईपी आई हुई है 2020 में, 2020 में, जो बहुत फेमस होती है और इसने अपने साथ पूरा सिस्टम चेंज करके रख दिया। इस पे भी हम आपको क्लास पढ़ाएंगे, एक वीडियो, एक पूरी क्लास में हम आपको समझाएंगे कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एनईपी एंड व्हाट डू यू मीन बाय 5, 3 एंड 4 स्टेप्स। ठीक है, इसके चरण का मतलब भी हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। ये मैंने प्रूफ दिया आपको कि आज से पहले भी बच्चों को पढ़ाने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन एक प्रयास जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उसको मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, है ना। वो प्रयास हमारा ये है कि आपको पता है कि भारत में संविधान ही सब कुछ है। ठीक है, भारत में हमारा जो संविधान है वही सब कुछ है। ठीक, भारतीय संविधान में
2 दिसंबर 2002, यह समय याद रखिएगा। 2 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन किया गया है ना। संशोधन के लिए उसमें जगह छोड़ी गई है संविधान में। 86 नंबर पर संविधान संशोधन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज है आपके लिए, ठीक है। संशोधन किया गया, 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। बात क्लियर है। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 2002 में। क्या किया गया? अब हम उसकी चर्चा आपसे करते हैं। इसमें अनुच्छेद 21 जोड़ा गया। हर प्रश्न आपसे पूछा गया है, हर प्रश्न आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 21 या 21A, मतलब 21 का कह लीजिए या 21A कह लीजिए, वो जोड़ा जाता है, ठीक है। अब अगर 21A जोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। आपको पता है 12 से लेकर 35 तक, जहां तक मैं सही हूं अगर, तो 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, ठीक है। अब मूल अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, मूल अधिकारों में सबसे पहली बार शिक्षा को जोड़ा गया। मतलब अब माता पिता भी उससे बच्चे के पढ़ने का, शिक्षित होने का अधिकार नहीं छीन सकते। कब से? 2002 से। 2002 से यह सिस्टम लाया गया कि 21A जोड़ा गया और 21A के तहत मूल अधिकार, शिक्षा को मूल अधिकार में रख दिया गया। मूल अधिकार ऐसे अधिकार जिनको किसी भी कंडीशन में छीना नहीं जा सकता है किसी भी व्यक्ति से। क्या ये बात क्लियर है? अब और क्या बातें थी सर? और ये कहा गया कि भारत का प्रत्येक बच्चा 6 से लेकर के 14 वर्ष, फिर ये पॉइंट जिसको मैंने सर्कल में लिखा, भारत का प्रत्येक बच्चा जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपल्सरी, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेगा। याद रखिएगा, निःशुल्क जिसकी कोई फीस नहीं लगेगी, अनिवार्य जिसे कोई रोक नहीं सकता है। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक। क्या कहा गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। किस संशोधन में? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 21A जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? मूल अधिकार में जोड़ा गया। यह संशोधन हुआ कब? 2 दिसंबर 2002 को होता है ना। ये बात आपको समझ में आई? ये प्रभावकारी हो जाए इसके लिए संसद से भी इसको पारित किया गया। और जहां तक मुझे याद है 2010 में 1 अप्रैल 2010 ये डेट याद रखिएगा। अभी मैं इसको जोड़ता हूं। 2009 में RTE, बहुत आपने नाम सुना होगा, RTE, राइट टू एजुकेशन, बच्चों को पढ़ने का अधिकार। RTE एक छोटा सा संविधान के रूप में आया। और आपको पता है इस RTE में जो भाग थे, मतलब जैसे अपने भारतीय संविधान में 22 भाग हैं मूल रूप से, और अगर ऑप्शन में 22 ना हो तो हम 25 लगाते हैं, A, B ऐसे करके जोड़ लेते हैं तो 25 भाग आते हैं। वैसे ही इस RTE में कितने भाग हैं? राइट टू एजुकेशन में एक पूरी कॉपी है राइट टू एजुकेशन, एक किताब है जिसमें 8 चैप्टर दिए गए हैं। और अनुच्छेद, जैसे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल्स हैं वो मूल रूप से 395 हैं, लेकिन अगर A, B करके जोड़ दिया जाए तो 470 प्लस हैं, तो वो तो अलग चर्चा हो गई। उसी तरीके से RTE में भी लगभग नहीं, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि 38 आर्टिकल्स दिए गए हैं। मतलब अनुच्छेद जो सेक्शंस हैं वो 38 हैं और जो चैप्टर्स हैं वो 8 हैं। निश्चित रूप से इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। RTE कब आया? 2009 में आया। RTE कब आता है? 2009 में आता है। RTE में भाग कितने हैं? 8। अनुच्छेद कितने हैं? 38।
अब ये एक पूरी क्लास हो सकती है। जब हम RTE राइट टू एजुकेशन 2009 को आपको पढ़ाएंगे तो एक एक भाग की चर्चा करेंगे, एक एक अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, वो हमारा अलग का टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो RTE लागू कब से की गई भारत में? देखो, बिल तो संशोधन कब आया? 2009 में, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब वो पूछता है लागू कब से किया गया ना, तो हम 2009 के हैबिचुअल होते हैं और गलती कर देते हैं। तो वो पारित कब हुआ? 2009 में, और लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया जाता है ना। आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों को पढ़ाने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट किया गया, प्रयास किया गया, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि ये पहला प्रयास था, इसके पहले बहुत प्रयास किए गए, इसके बाद बहुत प्रयास किए गए। इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की तरफ से आपको दी जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब ज़्यादा करिए। अभी थोड़ा सा आपसे हेल्प के तौर पे इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, और शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।